तो ग्रेविटेशन में एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क के लिए। हुआ किसी का जो फोर्स आया था, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो आया था जी m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ m1 और m2 क्या था, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट के मास थे, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, और r जो था वो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस थी। तो इस g के बारे में हम लोग को जानना था। ठीक है, ये फोर्स तो इसका यूनिट न्यूटन ही होगा, इसका यूनिट न्यूटन ही होगा, और ग्रेविट जो डायमेंशनल फार्मूला है वो भी सेम होगा, m1 l1 और t की पावर -2। लेकिन इस g के बारे में हमें जानना है कि आखिर इस g का यूनिट क्या होगा और इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा। तो मैंने आप लोग को बताया था कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर आपको डायमेंशनल फार्मूला या यूनिट निकालना है तो आपको क्या करना है कि उसको एक साइड लेकर आ जाना है और बाकी सबको पहले एक साइड लिख लीजिए। तो जी को अगर एक साइड रखते हैं, बाकी सब क्या हो जाएंगे, ये ग्रेविटेशनल फोर्स मल्टीप्लाई बाई आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, और डिवाइडेड बाई m1 इंटू m2। अब अगर हम इसकी यूनिट के बारे में बात करें तो यूनिट क्या हो जाएगी, ग्रेविटेशनल फोर्स की यूनिट क्या होती है, कोई भी फोर्स हो उसकी यूनिट न्यूटन होती है। आर जो है वो क्या है, डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है, तो यानी कि मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। और m1 मल्टीप्लाई बाई m2 मतलब ये मास है, यानी कि ये स्क्वायर। हाँ हेलो, तो ये यस सर बोलिए। ये तो हम लोगों ने कल कर लिया था कि इसकी यूनिट जो होगी जी की, वो होगी आपकी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब मेरा सवाल यह था कि इस जी का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालें, इस जी का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालें। ये ओलंपियाड में आया हुआ सवाल है, मैं पहले ही बता दूं, ये ओलंपियाड में आया हुआ सवाल है। लेकिन आप ये मतलब कि थोड़ा सा एक ओलंपियाड जो होते हैं ना, वो एक ओलंपियाड अलग तरीके के भी होते हैं, उसमें ये सवाल। सर सबसे पहले ना न्यूटन का जो होता है ना डायमेंशन फॉर्मूला वो लिखेंगे, फिर वेरी इनटू मीटर का, फिर जो वेरी नीचे है कि जिसको ऊपर लाएंगे तो माइनस में उसका डायमेंशन फॉर्मूला बनाएंगे। टोटल बनेगा m-1 इंटू l3 इंटू t-2। गुड, वेरी गुड। ऐसे आई थिंक सभी लोग के बन गए होंगे, आपने बताया ये अच्छी बात है, सभी लोग के आई थिंक ये बन गए होंगे। ठीक ना, इसमें हमें करना कुछ नहीं है, हमारे पास ये यूनिट आ गई। अब हमें डायमेंशनल फार्मूला लिखने के लिए फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला एक एक लिखते जाएंगे, हमारा फाइनल आ जाएगा। तो सबसे पहले हम फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे। अगर आपको डायरेक्ट याद है तो डायरेक्ट लिखिए, और अगर आपको फोर्स का याद नहीं है तो आप पहले इधर रफ में अपना बना लीजिए कि फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास का केजी और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो उसके हिसाब से जब आप बनाएंगे तो फोर्स का आ जाएगा m1 l1 t⁻²। ठीक ना, तो यहाँ पे फोर्स का क्या आ गया, m1 l1 t⁻²। और जो ये आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर का क्या आ जाएगा, आर का क्या होता है, लेंथ है, रेडियस जो होता है लेंथ ही तो होता है, तो इसका यानी कि एल स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइडेड बाई ये मास है तो मास का एम होगा, लेकिन दो मास है तो स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको बस आपको जोड़ घटाओ मल्टीप्लाई डिवीजन जो आप जानते हैं उसके हिसाब से कर लीजिए। एम जो है सो नीचे दो है, एक ऊपर है, तो अगर कोई भी क्वांटिटी एक ऊपर रहती है और दो नीचे रहती है तो एक से तो एक मान के चलिए एक कट जाएगा, लेकिन एक एम बचा जो कि ऊपर जाकर माइनस में आएगा, तो एम जो हो गया एक माइनस का हो गया।
एल यहाँ पर 1 है और यहाँ पर एल जो है सो 2 है, ये स्क्वायर अंदर की तरफ होता है बाहर। यहाँ पे एल 2 है और यहाँ पर एल कितना है 1 है, तो ये टोटल एल कितने हो गए 3, यानी कि एल का क्यूब हो गए। और ये टी -2 है, बाकी कहीं कोई टी का टर्म नहीं है, तो ये टी जो रहेगा वो -2 ही रहेगा। बस, कोई झंझट नहीं, कोई परेशानी नहीं। और ये क्वेश्चन नीट में पूछा गया है, ये क्वेश्चन कई सारे स्कॉलरशिप वाले एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन कई बार ओलंपियाड में पूछे जाते हैं। और इसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको कंसेप्ट मालूम होना चाहिए कि मुझे स्टेप बाय स्टेप चलना है, मुझे फॉर्मूले को देखना है, हर एक फॉर्मूले की मुझे डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते जानी है और बाद में सबको समराइज कर देना है। चलिए, अगर आपने नोट नहीं किया होगा तो इसको नोट कर लीजिए, तो हम आगे चलते हैं। प्रियांशु, ये तुमसे बना था कि नहीं? नहीं बना था भैया। नहीं बना था, ये गलत बात है ना, बनना चाहिए था। हम्म। बने या ना बने, आपको करना ये है कि आपको कोशिश जरूर करनी है। ठीक है, मैं कुछ भी होमवर्क दूंगा, कुछ भी दूंगा, तो आपको ये नहीं सोचना कि अरे नहीं बनेगा तो सर तो ये कर देंगे, डांटेंगे, भैया मारेंगे, ये वो। मार तो खैर सकते ही नहीं ना। तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है, आप कोशिश जरूर कीजिए। अगर आप कोशिश नहीं करोगे तब मुझे बुरा जरूर लगेगा। आपको जो भी सवाल दिए जाए, जो कुछ भी दिया जाए, आप एक बार कोशिश जरूर कीजिए बस। अगर आपने कोशिश की है, बना या नहीं बना वो कोई बात नहीं, नहीं बनेगा अगली बार बनेगा, अगली बार नहीं बनेगा तीसरी बार बनेगा, कभी ना कभी तो बन जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग कल बात कर रहे थे कि व्हाट इज थ्रस्ट एंड व्हाट इज प्रेशर। हम लोग थ्रस्ट और प्रेशर के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैंने आप लोगों को कल बताया था कि थ्रस्ट जो होता है वो एक प्रकार का फोर्स ही होता है। थ्रस्ट क्या होता है? एक प्रकार का फोर्स ही होता है, लेकिन थ्रस्ट में ये कंडीशन होती है कि वो ऑब्जेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। थ्रस्ट इज द फोर्स, थ्रस्ट क्या है? एक फोर्स ही है जो एक्ट होता है, एक्टिंग होता है, मतलब कि किसी के ऊपर लगता है, ऑब्जेक्ट के ऊपर लगेगा, परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस, ऑब्जेक्ट के सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा। जैसे ये ऑब्जेक्ट, ये कोई ऑब्जेक्ट है हमारा रखा हुआ है, तो इस ऑब्जेक्ट पे हमने ऐसे फोर्स एक लगाया, एक फोर्स हमने बिल्कुल सीधा लगाया, ठीक ना, एक फोर्स हमने ऐसे लगाया, तो ये नॉर्मली फोर्स कहलाएगा, ये भी नॉर्मली फोर्स कहलाएगा। लेकिन अच्छा, ये भी फोर्स कहलाएगा, लेकिन इसको हम लोग एक और नाम दे सकते हैं कि ये थ्रस्ट भी कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इस वाले सरफेस के ये परपेंडिकुलर है, इस वाले सरफेस के ये फोर्स क्या है? परपेंडिकुलर। सेम वैसे ही अगर कोई फोर्स ऐसे लग रही हो जो कि इस वाले सरफेस के परपेंडिकुलर लग रही हो, तो हम कह सकते हैं कि ये फोर्स ही है, लेकिन ये किस टाइप का फोर्स है? ये थ्रस्ट है। इसका एक और हम लोग क्या नाम दे सकते हैं कि ये थ्रस्ट है तो ये फोर्स ही, लेकिन इसकी एक और कैटेगरी हम लोग बना देते हैं कि ये थ्रस्ट है। क्यों? क्योंकि ये सरफेस के परपेंडिकुलर लग रही है। तो ये बात नोट कर लीजिए, यानी कि थ्रस्ट की जो यूनिट होगी, जो इसकी यूनिट होगी, न्यूटन ही रहेगी, ठीक ना, क्योंकि ये इट इज ए लाइक, इट इज
लाइक अ फोर्स। ये फोर्स के तरीके ही होता है, इट इज लाइक अ फोर्स। नोट हो गया? चलिए आगे चलते हैं। अब प्रेशर क्या होता है? व्हाट इज प्रेशर? तो प्रेशर जो होता है, ये फोर्स, एक ऐसा फोर्स जो किसी सरफेस पे लगे, लेकिन वहां पे हमें यह भी मालूम हो कि वो सरफेस का एरिया कितना है। ठीक ना? प्रेशर क्या होता है कि प्रेशर एक फोर्स जो कि किसी सरफेस के परपेंडिकुलर ही लग रहा है, लेकिन वहां हमें एरिया भी पता हो कि कितने एरिया पर लग रहा है, तो हम वहां पर प्रेशर निकाल पाएंगे। ठीक ना? मतलब कि प्रेशर एक प्रकार का, ये समझ लीजिए कि थ्रस्ट ही है, लेकिन कंडीशन ये है कि अब हमें एरिया पता होना चाहिए कि कितने एरिया पर हम लगा रहे हैं, और हमें फोर्स पता होना चाहिए कि कितना हम फोर्स लगा रहे हैं, तो हम उसकी हेल्प से प्रेशर निकाल पाएंगे कि हम कितना प्रेशर लगा रहे हैं। जैसे ये कोई सरफेस है, कोई ऑब्जेक्ट है, जो कि ऑब्जेक्ट का ये आपका सरफेस है, हमने यहाँ पे फोर्स लगाया, हमने बोला कि हम यहाँ पर 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, और ये जो सरफेस है, इस सरफेस का हम बोल रहे हैं कि एरिया जो है, एरिया, ये वाला एरिया जो है, हम ये बोल रहे हैं कि ये एरिया जो है सो 2 मीटर स्क्वायर है। एरिया कितना है? 2 मीटर स्क्वायर। तो अब इस केस में हम लोग प्रेशर निकालेंगे। अच्छा, ये फोर्स जो है सो एक प्रकार का थ्रस्ट ही है। क्यों? क्योंकि इस सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर लग रहा है। लेकिन अब यहां पर नई बात क्या ऐड हो गई? नई बात ये ऐड हो गई कि ये सरफेस का एरिया भी हमें पता है, तो अब हम लोग आसानी से प्रेशर निकाल पाएंगे, और प्रेशर का फॉर्मूला हो जाएगा फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। या जो ऊपर से थ्रस्ट लग रहा है ना, थ्रस्ट फोर्स, क्योंकि यहाँ पे थ्रस्ट ही जैसा काम कर रहा है, क्योंकि परपेंडिकुलर ही है, 90 डिग्री बना रहा है इसके साथ, तो फोर्स बाई एरिया कह लो या थ्रस्ट बाई एरिया कह लो, ये आपका प्रेशर हो जाता है। और एरिया कौन सा एरिया? जो फोर्स के परपेंडिकुलर है। ठीक ना? जब 11th क्लास में आप लोग जाओगे तो वहां पे इस चीज को बहुत ज्यादा जोर देकर पढ़ाया जाएगा कि वो एरिया लेना है जो परपेंडिकुलर होता है। आपके सिलेबस में अभी तक जितना भी आएगा वो सब कुछ पहले से ही परपेंडिकुलर आएगा, क्योंकि आप लोग स्केलर और वेक्टर को डिटेल में नहीं जानते हो। तो यहाँ पे अगर इस सवाल का अगर हम लोग प्रेशर निकालें कि इस सवाल का प्रेशर कितना होगा, तो कितना हो जाएगा प्रेशर? ऊपर से फोर्स या थ्रस्ट कितना लग रहा है? 10 न्यूटन। और नीचे एरिया कितना है? 2 मीटर स्क्वायर। तो यानी कि ये कितना हो जाएगा? 5 से कट जाएगा, और 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यानी कि यहाँ पे हमें ये भी पता चल गया कि प्रेशर का यूनिट क्या होता है। यूनिट ऑफ प्रेशर क्या होगा? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स ऊपर लिखते हैं न्यूटन में,
और एरिया लिखते हैं मीटर स्क्वायर में, यानी इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन डॉट मीटर -2। अगर हम लोग इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना चाहें तो बताइए इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या निकलेगा? बहुत आसान है। ऊपर क्या है? फोर्स है, तो फोर्स का क्या होता है? m1L1T⁻²। अगर आपको नहीं पता तो फोर्स को भी तोड़ लीजिए मास इंटू एक्सेलरेशन में। और नीचे मीटर स्क्वायर, मतलब कि मीटर क्या होती है? लेंथ की होती है, तो यानी कि लेंथ का स्क्वायर हमें करना है, ठीक ना, लेंथ का स्क्वायर। तो बताइए ऊपर तो m1 ही रहेगा, ऊपर L एक है, नीचे L एक है, तो एक L से तो एक L कट जाएगा, लेकिन एक L नीचे बचेगा जो ऊपर जाकर L का -1 हो जाएगा, और T तो ऊपर -2 है ही। तो ये आपका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया प्रेशर का, m1L-1T-2। कितना इजी है! जब हम एक बार चीजों को सीख जाते हैं ना, तो कोई भी चीज निकालना बहुत इजी हो जाता है। अच्छा, पास्कल इसकी यूनिट होती है, आप लोग को मालूम होना चाहिए कि प्रेशर का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तो हमने ये डेफिनेशन और फॉर्मूले से निकाला, लेकिन इसकी एक और यूनिट होती है, डेट इज द पास्कल। उसको हम लोग क्या कहते हैं? पास्कल। तो वो पास्कल किसके बराबर होता है? तो वो यही जो होता है ना, इसी को हम लोग पास्कल बोलते हैं। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो होता है ना, इसी को हम लोग पास्कल भी बोलते हैं। मतलब ये 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखो तो, या इसको 5 पास्कल लिखो तो, बात एक ही है। जैसे कि फोर्स में आ रहा था ना कि फोर्स का जब हम फॉर्मूले से कर रहे थे तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा था, लेकिन वास्तव में फोर्स को हम लोग एक सिंगल यूनिट से भी जानते हैं, डेट इज द न्यूटन, ठीक ना। वैसे ही प्रेशर का भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आएगा, लेकिन हम लोग इसको एक सिंगल नाम से भी जानेंगे, डेट इज द पास्कल। तो प्रेशर का जो होगा वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होगा और पास्कल भी होगा, यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल में रिलेशन क्या हुआ, ये आप लोग लिख लीजिएगा नीचे, कि 1 पास्कल जो हुआ वो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर ही होता है, ठीक ना। मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल जो है सो सेम ही बात है, चाहे तुम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखो या पास्कल लिखो, दोनों बात सेम ही है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है ये डिपेंड करता है। बताइए यहां तक कोई दिक्कत? काजल, यस सर। बताइए यहां तक कोई दिक्कत है? नो सर। सर, सर अगर थ्रस्ट निकालना हो तो यदि प्रेशर इनटू एरिया हो जाएगा। प्रेशर इंटू एरिया हो जाएगा, हाँ बिल्कुल हो जाएगा। अगर हमें थ्रस्ट निकालना हो तो प्रेशर इंटू एरिया। अगर पूछे कि बताओ वहां पे फोर्स कितना लग रहा है, यानी वहां थ्रस्ट कितना लग रहा है, और आपको प्रेशर दिया गया हो और एरिया दिया गया हो, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, थ्रस्ट निकल जाएगा। ओके सर। सर आपका साउंड क्लियर नहीं आ रहा है। साउंड क्लियर नहीं आ रहा क्या? काजल आपको आ रहा है साउंड क्लियर? यस सर। ओके, प्रियांशु आपके पास? जी भैया, आ रहा है साउंड। ओके, तो काजल पांडे जी, आप थोड़ा सा देखिए कि कहीं आपके नेटवर्क में तो प्रॉब्लम नहीं है।
ना हो तो एक बार डिस्कनेक्ट होकर फिर से कनेक्ट हो जाइएगा तो हो जाएगा, या थोड़ा सा कहीं नेटवर्क वाले में थोड़ा सा 2 मिनट के लिए अपने मोबाइल को कर दीजिए खिड़की खोल के या कहीं भी, तो आ जाएगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। डेंसिटी, डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी सिंपल जो होती है डेट इज द मास अपॉन वॉल्यूम, बस। तो डेंसिटी में आप लोग ये लिख लीजिए, द डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम, सिंपल। यानी कि डेंसिटी जो हो गई वो क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। यानी कि डेंसिटी की यूनिट क्या हो जाएगी? आप लोग खुद से अब निकाल पाओगे। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मास की क्या होती है? केजी, और वॉल्यूम का क्या होता है? मीटर क्यूब। क्योंकि वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है? वॉल्यूम जो होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, होता है ना। तो यानी कि दिस इज लेंथ को भी मीटर में, ब्रेथ को भी मीटर में, और हाइट को भी मीटर में, तो कुल मिला के हो जाता है एम क्यूब, मतलब मीटर का क्यूब। तो यानी कि मास अपन वॉल्यूम यानी कि केजी अपन मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट होगी। अगर इसका हम डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना चाहें तो क्या निकलेगा बताइए? ऊपर मास का क्या हो जाएगा? एम, और नीचे मीटर क्यूब यानी कि लेंथ का क्यूब। मीटर क्या है? लेंथ ही तो है एक, तो लेंथ का क्यूब है ना, तो एल का क्यूब। यानी कि हो जाएगा M1 हो जाएगा और L3 हो जाएगा, ठीक ना। सर -3, -3 L जो होगा वो क्या हो जाएगा? -3। अच्छा, इसको अगर MLT तीनों के टर्म में हम लिखे तो कैसे लिख देंगे? M1 L -3 और T 0। 0। अगर एग्जाम में ऐसे दिया है तो ऐसे लिखिए, ऐसे दिया है तो ऐसे लिखिए, दोनों दिया है तो दोनों लिखिए, मल्टीपल चॉइस में दोनों आ सकते हैं। अब आप लोग देखिए कितने कंफर्टेबल हो गए हैं आप लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला लिखने में, उसकी यूनिट लिखने में, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने। और 10th क्लास में मतलब बिल्कुल इतनी रफ्तार से हम लोग चलेंगे ना, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। क्योंकि अब हम लोग जान चुके हैं कि हम लोग को यूनिट कैसे लिखना है, हम लोगों को डिराइव कैसे करना है, हम लोगों को फॉर्मूले को कैसे डिराइव करना है, यूनिट कैसे लिखना है, डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे लिखना है। सर हाँ, सर ये जो आप लिखवा रहे हैं ना वो हम रजिस्टर में नहीं लिख रहे हैं, नॉर्मल कॉपी में लिख रहे हैं। तो रजिस्टर में लिखना आप शुरू कीजिए ना, कब कीजिएगा भाई? ये मतलब जो चीजें हैं इसको आप अब अगर अभी तक आपने नोट नहीं किया है तो उतना पेजेज छोड़ के आगे से जो भी लिखवाऊंगा उसको आप लोग एक रजिस्टर में ही नोट कीजिए। सर रफ किए हैं। उसको रजिस्टर में लिख लीजिएगा बाद में, ठीक ना। ओके अभी सर। आज से रजिस्टर में सब कुछ लिख लीजिएगा, और आगे से जो भी मैं लिखवाऊंगा, अब तो कल से आपकी 10th की शुरू हो जाएगी। कल से हम लोग तो 10th शुरू करने वाले हैं ना। कल से तो फुल एंड फाइनल 10th ही पढ़ाई होगी, अब तो 9th का रिवीजन हो गया, आज खत्म हो जाएगा। तो हम लोग 10th अब पढ़ने वाले हैं। और देखिए नोट्स में कोई कंप्रोमाइज नहीं। आपको लगता होगा इस समय नोट्स बनाना थोड़ा सा वो है, लेकिन आप नोट्स नहीं बनाओगे ना एग्जाम के समय आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाओगे, ठीक ना। एक अच्छे स्टूडेंट के पास खुद का नोट्स होना चाहिए, इसीलिए मैं सारी चीजें लिखवा रहा हूँ। आपको भी करना ये होगा कि जब मैं 10th शुरू करूंगा तो आप लोग भी जो टॉपिक खत्म हो जाए 1 दिन 2 दिन या 3 दिन में, उस टॉपिक को किताब से पढ़िएगा। अगर वहां से कुछ नया पॉइंट मिले तो आप लोग उसको नोट्स में जरूर लिखिएगा। ये काम भी आपको करना है। तो नोट्स जरूर बनाइए, अगर किसी ने अभी तक नहीं बनाया है तो ये सारी चीजें लिखना शुरू कर दे नोट में। अभी तक जो कुछ हो चुका है उसको उतना पेजेज छोड़ दे और आगे लिखना शुरू कर दे, और बाद में अपने रफ कॉपी से फेयर में कर लेना। अच्छा, एक डेंसिटी होती है एक ना, हम लोग जब 10th में एक चैप्टर पढ़ेंगे वहां पे एक टर्म और आएगा, डेट इज द रिलेटिव डेंसिटी। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं।
रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, ये सारी चीजें आएंगी 10th में, इसलिए मैं करवा रहा हूं। मैं आप लोगों का टाइम बर्बाद नहीं कर रहा, और ना ही मुझे कोई शौक है ये सब चीजें पढ़ाने का। ये सब सारी चीजें 10th में आएंगी। आप लोगों को नहीं पता क्योंकि आप लोग फर्स्ट टाइम 10th पढ़ रहे हो ना, मुझे पता है। तो इसीलिए ये मत सोचिएगा कि ये टाइम बर्बाद हो रहा। अभी जब 10th शुरू होगा ना, तब आप लोगों को रियलाइज होगा, तब आप लोग पीछे जाकर जाकर रिवीजन मारोगे। रिलेटिव डेंसिटी का मतलब क्या होता है? हम एक्चुअल में रिलेटिव डेंसिटी का मतलब होता है कि हम एक चीज का दूसरे से कंपेयर करते हैं, ठीक ना। एक डेंसिटी का दूसरे डेंसिटी से कंपेयर जो होता है, दैट इज द रिलेटिव डेंसिटी। और हमारे पास जैसे कोई सब्सटेंस है, हमारे पास मान के चलिए आयरन रखा हुआ है, उसकी डेंसिटी हमें मालूम है, तो हम क्या करेंगे, वाटर की डेंसिटी से उसका कंपेयर करेंगे और हम कहेंगे कि इसकी रिलेटिव डेंसिटी अब इतनी है, ठीक ना। वाटर के डेंसिटी से हम लोग कंपेयर करके यहां पर निकालेंगे। ये रिलेटिव शब्द आप लोग को ध्यान रखना है कि रिलेटिव का मतलब क्या होता है। रिलेटिव का मतलब वो हमारे रिश्तेदार वाले नहीं, यहां रिलेटिव का मतलब होता है एक दूसरे से कंपेयर करना। द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, हमें रेशियो लेना है किसका, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस का डेंसिटी ऑफ वाटर से। मतलब जो हमारी रिलेटिव डेंसिटी निकल के आएगी, वो क्या निकल के आएगी, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस है उसकी डेंसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। बस इतना याद रखिए, इसको ज्यादा डिटेल में मत जानिए। यहां पे एक जो जरूरी बात है, जो कि कंपटीशन के एग्जाम में पूछा जाता है, वो क्या है, वो मैं आप लोगों को बताता हूं। ठीक है, यही छोटी छोटी चीजें हैं जो कंपटीशन वाले पूछते हैं, क्योंकि उनको मालूम है आप सब कुछ पढ़ लोगे, इस चीज को नहीं पढ़ोगे। तो इस रिलेटिव डेंसिटी का ये तो फॉर्मूला सबको मालूम हो जाएगा। अगर मैं आपको वैल्यू दे दूं किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी और वाटर की डेंसिटी आपको मालूम हो, तो आप उसका रिलेटिव डेंसिटी का वैल्यू फटाक से निकाल दोगे। लेकिन अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में एक सवाल ये आ जाएगा कि बताइए कौन सा ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें यूनिट होती ही नहीं है। फोर्स, प्रेशर, स्पीड, रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी। क्यों नहीं होती इसकी कोई भी यूनिट? क्योंकि इसकी कोई भी यूनिट इसलिए नहीं होती कि ऊपर सब्सटेंस की डेंसिटी हमें लिखनी है, मतलब ऊपर भी हमें मीटर सॉरी केजी, किसी भी चीज की डेंसिटी क्या होती है, केजी पर मीटर क्यूब, और नीचे भी केजी पर मीटर क्यूब। सब्सटेंस की डेंसिटी निकालेंगे तो उसकी भी यूनिट केजी पर मीटर क्यूब आएगी, और नीचे भी वाटर की जब डेंसिटी निकालेंगे तो केजी पर मीटर क्यूब आएगी। तो केजी पर मीटर क्यूब ऊपर भी नीचे भी, और दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और रिलेटिव डेंसिटी की यूनिट कुछ भी नहीं होगी। यानी कि यहां पर ये बात नोट कर लीजिए कि रिलेटिव डेंसिटी हैज नो यूनिट, कोई यूनिट नहीं होती इसकी। अब जब कोई यूनिट ही नहीं होती तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कुछ हो ही नहीं सकता है। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला अगर ऑप्शन में ऐसा हो m0 l0 t0, तो क्या ये सही नहीं है? यस सर। पूछ सही दे, है सर। एग्जामिनर पूछ दे कि व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ रिलेटिव डेंसिटी, और 3-4 ऑप्शन दे, और चौथे ऑप्शन में 4 ऑप्शनों में से कोई एक ये हो m0 l0 t0, तो बिल्कुल ये होगी। तो डायमेंशनल फॉर्मूला भी इसका चाहे तो आप लोग लिख लीजिए कि इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला ये होगा, क्योंकि कोई यूनिट नहीं है तो डायमेंशनल फॉर्मूला होने का चांस नहीं। देखिए कितनी छोटी छोटी बारीकी बातें हम लोग ध्यान में रखें। कंपटीशन में यही चीजें पूछी जाती हैं। सबको पता है कि आप फॉर्मूला पढ़ के और आराम से लिख डालोगे और क्वेश्चन सॉल्व कर डालोगे, लेकिन
ये बारीकी वाली चीजें हर कोई नहीं कर पाता है। सर हाँ बोलिए। सर रिलेटिव डेंसिटी में डेंसिटी ऑफ वाटर के रेशियो से हम क्यों निकालते हैं डिवाइड करके? क्योंकि वाटर जो है ना वो मतलब एक नोन कंपाउंड है, ठीक ना। हम सभी लोग उसके फीचर्स को जानते हैं, हम लोग उसके बिहेवियर को जानते हैं, उसके सारी प्रॉपर्टी को जानते हैं। तो इसीलिए हम लोग रिलेटिव डेंसिटी में वाटर से ही कंपेयर करते हैं। आगे आप लोग चल के पढ़ोगे कि हम लोग किसी चीज से भी किसी का कंपेयर कर लेंगे, ठीक ना। जैसे कि डेंसिटी ऑफ आयरन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ कॉपर, कि आयरन से कॉपर का हम लोग देखें कि कितना का डिफरेंस आ रहा है। आयरन से हम लोग कॉपर का देखें कि कितना का रिलेटिव इन दोनों में डिफरेंस है, और रिलेटिव इन दोनों में क्या है, इन दोनों में किस प्रकार की रिलेशन है। जैसे एक मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान के चलिए आपका आपके फादर का एज है 30 ईयर, और जो आपका एज है, योर एज, वो है 15 ईयर। तो आपके फादर में और आपके एज में कितनी का रेशियो है, मतलब कि अगर दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो क्या आएगा। तो हम कहेंगे कि अच्छा फादर का 30 है और मेरा जो है सो 15 है, यानी कि 2, यानी कि इसका रेशियो क्या है, 2। यानी हम कहेंगे कि हमसे हमारे फादर का एज जो है वो 2 गुना है। वैसे ही मान के चलिए हम डेंसिटी ऑफ आयरन लिख रहे हैं, डेंसिटी ऑफ आयरन, उसकी अगर मान लीजिए हमें नहीं मालूम क्या है, हम एक एग्जांपल के तौर पे अगर 5 मान ले, और डेंसिटी ऑफ हम लकड़ी वुड या कुछ भी किसी का भी मान ले, तो वुड मान लेते हैं, उसका हम लोग मान ले कि उसका 2 है। तो अब सवाल यहाँ ये आएगा कि इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या है, इन दोनों के बीच में रिलेटिविटी क्या है। तो ये इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2.5। इन दोनों को डिवाइड करने पर क्या आएगा, 2.5। तो हम ये कहेंगे कि लकड़ी के डेंसिटी से जो आयरन का डेंसिटी है वो 2.5 गुना ज्यादा, मतलब कि 2.5 डबल्ड है, 2.5 टाइम्स है। तो इस तरीके से हम लोग कंपेयर करते हैं चीजों को। तो रिलेटिव का मतलब यही होता है कि एक चीज से दूसरे चीज का कंपेयर करना। और वाटर हम इसलिए लेते हैं कि वाटर एक नॉन सब्सटेंस होता है, और नॉन सब्सटेंस से किसी चीज को कंपेयर करना आसान होता है, और इस नॉन सब्सटेंस की डेंसिटी हमें मालूम होती है कि डेंसिटी ऑफ वाटर जो होता है वो हम लोग 1 मान लेते हैं, और किसी भी सब्सटेंस का हम लोग कंपेयर आसानी से कर लेते हैं। बाकी का अगर किसी बाकी चीज से करेंगे तो उसका भी डेंसिटी हमें मालूम होना चाहिए, तब हम करेंगे। बट स्टैंडर्ड तरीके पे हम लोग वाटर से हमेशा कंपेयर करके उसका रिलेटिव पता कर लेते हैं। ओके सर। इस टर्म को थोड़ा सा और डिटेल में हम लोग आगे देखेंगे, क्लास 11th में ज्यादा आपको डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। यहाँ पर तो बस फॉर्मूला आप लोग जान जाइए, और ये जान जाइए कि इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, और इसका डायमेंशनल फार्मूला M0L0T0 बस। कुछ चीजें मैं यहाँ आप लोग को बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं समझा पाऊंगा, क्योंकि कुछ चीजों के लिमिटेशंस है 10th क्लास में। ठीक है, अब जैसे प्रेशर ही था, प्रेशर में समझाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। जो मैंने प्रेशर का फॉर्मूला लिखा है वो वास्तव में 100% सही नहीं है। 100% सही फॉर्मूला कुछ और है, लेकिन आपके लेवल पर वो नहीं समझाया जा सकता कि मैं आपको स्केलर वेक्टर को डिटेल में पढ़ाऊं, समझाऊं, और प्रेशर का एक्यूरेट जो फॉर्मूला है वो मैं आपको बताऊं। तो इसीलिए जो आपके लेवल की चीजें हैं मैं वो जरूर कर रहा हूँ, ठीक ना। अगला हेडिंग डालिए वर्क। अब हम लोग लास्ट टॉपिक कर रहे हैं, वर्क, एनर्जी, पावर। बस ये 3 चीजें हम लोग को पढ़नी है। वर्क हेडिंग डालिए। क्या होता है वर्क? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा मान के चलिए ये ऑब्जेक्ट है कहीं रखा गया है सरफेस पे।
हमने इधर से फोर्स लगाया, ठीक ना, और इसका डिस्प्लेसमेंट मतलब इसका मूवमेंट जो है वो सामने की तरफ ही हो रहा है, ये सामने की तरफ ही मूव कर रहा है। एक केस हम ऐसा भी ले सकते हैं कि हमने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाया, हमने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ऐसे ही फोर्स लगाया, ठीक ना, लेकिन अब इसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो ऊपर की तरफ हो रहा है। ये क्या हो गया, ऊपर की तरफ कैसे जा रहा है? मान लीजिए जा रहा है, यहाँ पे कुछ ऐसी बाधा है कि इस पर जब हम दाब रहे हैं, इधर नीचे से प्रेस फोर्स जब यहाँ पे जस्ट इसके नीचे की तरफ लगा रहे हैं, तो ये जो है सो ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। अब हमें बताइए, अगर यहाँ भी 10 न्यूटन का फोर्स है, ये 5 मीटर आगे चल गया, यहाँ भी 10 न्यूटन का फोर्स है, ये 5 मीटर आगे चल गया, क्या दोनों बातें सेम है? नो सर। नो सर, ऊपर वाला वर्क हो रहा है लेकिन नीचे वाले में वर्क नहीं हो रहा है। मतलब हमें हमें जो इन्होंने डेफिनेशन बोला है कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्या उसमें हमें कुछ सुधार करने की जरूरत है? यस सर। बताइए। सर मतलब वर्क वो होता है जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। वेरी गुड। जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं ना, उस डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है वर्क। ये बात ध्यान रखिएगा, जिस डायरेक्शन में हम लोग फोर्स लगाते हैं उसी डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, दैट इज द वर्क। यानी कि वर्क का अगर हम लोग डेफिनेशन लिखें तो क्या लिख सकते हैं, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट किधर की तरफ डिस्प्लेसमेंट, इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स के डायरेक्शन में ही जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसी को हम लोग वर्क कहेंगे। ये वर्क का डेफिनेशन। डेफिनेशन भी आप लोग खुद से बना सकते हो। द वर्क इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। बात खत्म। तो जरा हमें अब तेजी से बताइए, 1 मिनट बचा है ये क्लास खत्म होने में। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, जल्दी से लिख लीजिए। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, फोर्स को न्यूटन में लिखेंगे और डिस्प्लेसमेंट को हम लोग मीटर यानी कि लेंथ यानी कि न्यूटन डॉट मीटर। न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर हो जाएगी। और न्यूटन मीटर को ही हम लोग एक और नाम देते हैं, दैट इज द जूल। यस सर जी। तो न्यूटन मीटर बोल लो या जूल बोल लो, दोनों सेम बात है। ये न्यूटन मीटर तो इससे आया और जूल इससे आया। और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आप लोग खुद से लिख लीजिए, m1 L1 t की पावर -2 इसका हो जाएगा और इसका L हो जाएगा डिस्टेंस का। तो यानी कुल मिलाकर हो गया m1 L2 और t-2। नोट कर लीजिए, क्लास खत्म होने वाली है 20 सेकंड में। वर्क, एनर्जी, पावर, उसके बाद आता है जो फोर्स वाले जो चीजें हैं या इक्वेशन ऑफ मोशन है, जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं ना। और फिर उसके बाद ग्रेविटेशन में एक टॉपिक आता है कि जी वाली वैल्यू जो होती है जिससे कि हम लोग सब कुछ कंपेयर करते हैं, जी। इन सारे टॉपिकों को मिलाकर ना मैं आप लोगों को लास्ट में थोड़ा सा ही इसको डिटेल में बताऊंगा, और इसके ऊपर जितने भी टाइप के सवाल बनते हैं आपके लेवल के, वो सब कुछ मैं करवाऊंगा। तो लगभग 15 से 20 दिन वहां लगेंगे मुझे ये सब कुछ पढ़ाने में।
वो सब कुछ उस समय करवाऊंगा जब आप लोग तैयार हो जाओगे एग्जाम देने के लिए, स्कॉलरशिप के एग्जाम्स या कंपटीशन लेवल के एग्जाम, उस वक्त लास्ट में, अभी नहीं। तो उस वक्त मैं इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा और डिटेल में समझाऊंगा, और अच्छे अच्छे सवाल आप लोगों के लिए हैं बहुत सारे, वो मैं करवाऊंगा। क्योंकि कई बार 10th के एग्जाम में ना 9th की चीज़ें भी वो लोग पूछते हैं, 9th के टॉपिक से भी बहुत सारे सवाल पूछते हैं, और इन्हीं टॉपिकों से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो जितना ज़्यादा वहाँ कवर हो सकता है हम लोग वहाँ पर करेंगे। चलिए, तो वर्क के बाद हम लोग अब देखते हैं एनर्जी। व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी क्या होती है? एनर्जी किसी भी काम करने की जो एबिलिटी होती है उसको हम लोग एनर्जी कहते हैं। किसी भी काम को करने की जो एबिलिटी होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं। मतलब इट इज एबिलिटी टू डू वर्क। इट इज एबिलिटी टू डू वर्क। किसी भी काम को करने की जो एबिलिटी होती है उसको हम लोग एनर्जी कहते हैं। मतलब सीधा सिंपल भाषा में आप समझिए, एनर्जी यानी कि तुम्हारे अंदर कितनी एनर्जी है? हाँ, हमारे अंदर इतनी एनर्जी है। कितना तुम काम कर सकते हो? तो जितना तुम काम कर सकते हो यानी कि तुम्हारे अंदर उतनी एनर्जी है। यानी कि एनर्जी और वर्क तो एक ही बात हो। तुम कितना काम कर सकते हो? तो हमारे अंदर जितनी एनर्जी है उतना हम काम कर सकते हैं। मतलब एनर्जी हम में जितना है दैट विल बी इक्वल टू द हमारा काम। तो ये एनर्जी भी एक प्रकार से वर्क की तरीके ही होता है, ठीक ना? लेकिन एनर्जी का कंसेप्ट थोड़ा अलग होता है, वर्क का कंसेप्ट थोड़ा अलग होता है। डिटेल में हम लोग बाद में जानेंगे, ठीक ना? अभी मैं बता सकता हूं लेकिन अभी टाइम खोटा करने का कोई मतलब नहीं, वहां हम लोग डिटेल में जानेंगे और इसके बेसिस पर बहुत सारे सवाल भी करेंगे। एनर्जी जो होती है वो दो टाइप की होती है, ये बात भी आप लोग जानते होंगे कि होती तो बहुत टाइप की है, लेकिन आपके लेवल में अगर हम कहें तो एक होती है काइनेटिक एनर्जी, आपने पढ़ी होगी, और एक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी होगी। आपके 10th लेवल में 9th लेवल में इतनी आपने पढ़ी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ mv²। ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि काइनेटिक एनर्जी अगर निकालने को आए तो हम लोग क्या करेंगे? हाफ और m मतलब मास, और जिस वेलोसिटी से वो मूव कर रही है उसका स्क्वायर। मतलब काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो होती है कि ऐसी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को हम ये कह सकते हैं कि ऐसी एनर्जी जो कि किसी ऑब्जेक्ट या बॉडी के मूवमेंट के कारण उसके अंदर आती है उसको हम लोग कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी। जो उसके मूवमेंट, जो उसके मोशन के कारण जो उसके अंदर एनर्जी आती है उसको हम लोग कहते हैं कि ये क्या है? ये काइनेटिक एनर्जी है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कोई चीज मूव करती है तो वो थोड़ी सी गर्म हो जाती है, हीट हो जाती है। किसी भी ऑब्जेक्ट को आप ज्यादा मूव कराओ, या आप खुद दौड़ते हो तो आप खुद खुद में क्या हो जाते हो? थोड़ी सी अंदर आपकी एनर्जी आ जाती है, आप हीट अप हो जाते हो। तो ये किस प्रकार की एनर्जी हुई? काइनेटिक एनर्जी हो, जो कि मोशन के कारण हम में आया है। और पोटेंशियल एनर्जी जो होता है ये वो एनर्जी होता है जो कि किसी की पोजीशन या किसी की शेप में चेंजमेंट करने के कारण आता है। दो बातें याद रखिएगा, किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को आप चेंज कर दें या उसकी शेप को आप चेंज कर दें, इन दोनों केसेस में उसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाती है, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। अगर पहले कोई कुछ पोजीशन था, कहीं रखा गया था, आपने उसको उठाकर एक छोटे ऊपर थोड़ा सा रख दिया, तो अब उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी कुछ और होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि पोटेंशियल एनर्जी mgh होता है, पढ़ा था कि नहीं? पढ़े थे तो सर। तो हम लोग ये सब कुछ डिटेल में आगे देखेंगे।
यहाँ पे हम लोग उतना ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे। अच्छा, तो एनर्जी की यूनिट भी क्या हो गई? एनर्जी की यूनिट भी जूल ही होती है। तो इसका यूनिट भी लिख लीजिएगा कि इसकी भी यूनिट जो होती है वो जूल ही होती है। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में भी मैं थोड़ा सा आप लोग को वहां पे एनर्जी बताऊंगा कि इलेक्ट्रिक से एनर्जी का कैसा कनेक्शन है, वहां पे मैं थोड़ा सा समझाऊंगा और 2-4 क्वेश्चन भी इसके बेसिस पर तो मैं वहां पे करवाऊंगा। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला भी आप लोग आराम से निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं। ये जो mv² है, इसका भी जो जब यूनिट होगा तो जूली होगा, इसका भी जब हम लोग mgh करके लिखते हैं और इसका भी जो यूनिट होगा वो भी जूली होगा। अच्छा, आप लोग यहाँ एक काम कर सकते हो, आप लोग एक काम कर सकते हो, वर्क जो होता है, वर्क, इसका फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इसका आप लोग डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल चुके हैं। अब आप लोग क्या कीजिएगा कि mgh का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालिएगा और हाफ mv² का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालिएगा। अच्छा, हाफ का कुछ नहीं होता, अगर कोई भी कांस्टेंट टर्म हो तो उसका कुछ भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है। m का होगा और v का होगा, लेकिन v का कैसे होगा? स्क्वायर होगा, ठीक ना? यानी जो भी v का होता है उन सबको डबल कर देना है आपको। देखिएगा आप, ये तीनों सेम ही होंगे, निकाल के देखिएगा, तीनों सेम होंगे। यानी हमें ये बात भी यहाँ सीखने को मिल रही है कि ये तीनों चीजें एक ही हैं, अलग अलग नहीं। आप लोग निकाल के देखिएगा, इन तीनों का सेम है। सर उसमें mgh में हाइट का क्या होगा? हाइट क्या होती है बताइए? हाइट लेंथ ही तो होगी ना। यस लेंथ होती है तो अच्छा, लेंथ हाँ समझ L, गए। L होगा। और जी का क्या होगा बताइए? जी का क्या जो होगा? पहले का ग्रेविटेशनल सर जी का कांस्टेंट। नहीं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट नहीं, वो कैपिटल जी होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सर ग्राम होगा, ग्राम। ग्राम? ये जी मास होगा मास, सर। मास होगा। इस जी के बारे में मैं पूछ रहा हूँ, mgh में जी के बारे में मैं पूछ रहा हूँ। सर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो, एक्सेलरेशन mg। ड्यू टू ग्रेविटी है जी। यानी कि ये जो जी है, ये एज ए एक्सेलरेशन की तरीके आपको ट्रीट करना पड़ेगा। और इसको क्या लिखेंगे आप? इसको आप लोग क्या लिखेंगे? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी इसका डायमेंशनल फॉर्मूला ऊपर की तरफ एल और नीचे की तरफ टी का स्क्वायर। ये जो जी होता है ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, ये एक प्रकार का एक्सेलरेशन ही है, लेकिन इसको हम ए ना बोल के जी इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक स्पेशल टाइप का एक्सेलरेशन होता है जो कि ग्रेविटेशन के कारण आता है, ठीक ना? तो इसी कारण से इस जी को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखिए, मुझे मालूम है पिछले साल आप लोगों ने स्कूलिंग नहीं की है, आप लोगों ने पिछले साल स्कूलिंग नहीं की है, आप लोगों की 9th उतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, ये बात मुझे अच्छे से मालूम है। मैं 1 घंटे एक और प्लेटफॉर्म है वहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस लेता हूँ, क्लास 10th की। वहाँ पे चूंकि वो किसी दूसरे का कोचिंग है, मैं चूंकि मेरा अभी खुद का जो मिस्टर सिंगानिया क्लासेस है, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं बना है कि मैं यहाँ पर ही सिर्फ अपना समय दूं। तो मैं 1 घंटा एक दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी पढ़ाता हूँ, वहाँ भी 10th को मैं साइंस पढ़ाता हूँ 6 to 7, ठीक ना? इसीलिए मुझे लिंक थोड़ा शेयर करने में थोड़ी सी लेट हो जाती है, मैं एक्यूरेट 7 बजे ही हमेशा लिंक शेयर करूंगा। तो वो जो 6 to 7 वहाँ पढ़ाता हूँ, वहाँ पे तो बहुत सारे बच्चे हैं दूसरे प्लेटफॉर्म के हैं, तो वहां भी मैं देखता हूँ बच्चों को 9th क्लास में बहुत ज्यादा दिक्कत है। मतलब क्लास 9th में इसलिए दिक्कत है क्योंकि पिछले साल तो आप लोगों ने कुछ ज्यादा पढ़ाई की नहीं, स्कूलिंग आप लोगों ने की नहीं, पिछले साल भी लॉकडाउन रहा। तो इसके लिए हम लोग ये कर सकते हैं कि 9th की जहां जहां चीजें आएंगी ना, मैं खुद रिवाइज करवा दूंगा। और आप लोग भी अगर 9th की चीजें नहीं जानते हो और उसका यहाँ यूज हो रहा है और आपके दिमाग में वो कंसेप्ट नहीं आ रहा है, तो आप लोग भी तुरंत हमसे पूछ लीजिए कीजिए कि हाँ ये थोड़ी सी हमें कमी है, ये हम पिछले साल नहीं जान पाए, थोड़ा इसको समझा दी, वरना मैं उस टॉपिक में आगे चला जाऊंगा और आप लोगों का वो नुकसान हो जाएगा।
तो 9th की चीजें अगर कहीं भी आपको प्रॉब्लम कर रही है, तुरंत हमें रोकिएगा, तुरंत वहां पे पूछ लीजिएगा, और मैक्सिमम चीजें तो मैं करवा ही रहा हूँ। अब आप लोग लिख डालोगे कि नहीं तीनों का डायमेंशनल फॉर्मूला और कंपेयर कर डालोगे? यस सर, लिख लेंगे लोग। ठीक है, यस सर। अब आज लास्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं, पावर। POWER, पावर। पता है मैं पहले पावर को पावड़ बोलता था, पावड़। थोड़ी सी हम लोग की टंग अजीब है ना, लेकिन एक्चुअल में इसका क्या होता है? पावर, पावर। तो पावर क्या होती है? मतलब आपके अंदर कितनी रेट ऑफ पावर? हाँ, मतलब जैसे किसी से लड़ाई होती है तो हम लोग कहते नहीं है कि कितनी तुम में औकात है, दिखा दो आज हमें, कितनी पावर है तुम, काम करने की जो तुम्हारी स्पीड है वो कितनी है, जरा दिखाओ तुम में कितनी पावर है। बहुत फुदकते हो ना, दिखाओ जरा अपनी पावर। मतलब पावर क्या है? जैसे हम किसी को कहते हैं कि तुम में कितनी पावर है, जरा दिखा दो, मतलब हम उसको इनडायरेक्ट रूप से ये भी कह रहे हैं कि तुम कितने समय में कितनी अपनी पावर दिखा सकते हो, कितने समय में तुम कितना काम करके दिखा सकते हो, वो होता है पावर। काम तो करोगे ही, तभी तो तुम हमें दिखा पाओगे, लेकिन कितने समय में करोगे, ये पावर कहलाएगी। मान के चलिए कोई बहुत बड़ा आदमी है, उसके पास पावर कितना है हम ये कैसे जानेंगे? जैसे मान के चलिए आप किसी मुसीबत में हैं, आपको पुलिस ने पकड़ लिया, आपको क्या किया, आप यहाँ हैं, आपको पुलिस ने पकड़ लिया। अब आपने क्या किया कि आपने एक अपने जान पहचान के कोई एक आदमी है उनको कॉल किया, और एक आपने क्या किया कि एक जो कि MLA हैं उनको कॉल किया। अब जैसे ही MLA को आपने कॉल किया, MLA तुरंत पुलिस के पास अपने करेंगे, और उसके बाद वो वाले आदमी पुलिस के पास करेंगे, आप छूट जाओगे। लेकिन आप इस नॉर्मल आदमी के पास करेंगे जो कि थोड़ी बहुत ही ज्यादा इनकी पावर है, तो इनको टाइम लगेगा। ये पहले एक स्टेप जाएंगे, फिर दूसरे स्टेप जाएंगे, फिर हो सकता है पुलिस वाले से इनकी ज्यादा अच्छी खासी जान पहचान ना हो तो थोड़ा सा मनाएंगे, तो इनको थोड़ा ज्यादा समय लगेगा। और इस MLA के साथ क्या हुआ, फटाक से काम हो गया। मतलब काम दोनों ने किया, टाइम इसमें कम लगा और इसमें टाइम ज्यादा लग गया। तो किसकी ज्यादा पावर हुई? MLA की ज्यादा पावर होगी, ठीक ना। अब ऐसे एग्जांपल मैं क्यों दे रहा हूं? क्योंकि हमारे इंडिया में ऐसी चीजें होती हैं कि नहीं? एग्जाम्पल देने के लिए तो बहुत सारे एग्जाम्पल दिया जा सकता था, लेकिन ऐसे एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अपने इंडिया में ये चीजें होती हैं, और यही यस कारण सर, बहुत ज्यादा होती है। और यही कारण है कि हम लोग इंडिया वाले बहुत पीछे हैं, क्योंकि यहाँ पर राजनीति जो है ना, सबसे ज्यादा यही है। सर डेवलप कर रहे हैं अब हम लोग, इतना डेवलप कर गए हैं हम लोग। किए हैं नहीं, यू आर राइट। हम लोग पिछले 10 सालों में लगभग बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुई है, इस बात में कोई दोहराए नहीं, लेकिन वास्तविकता में जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं हुई। वास्तविकता में जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं हुई है। वो कहते हैं ना, अनहा देश में कन्हा राजा, तो वही हाल है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ एक्चुअल में देखिए, जब किसी के पास पैसा ना हो और आप उसको 100 रुपए दे दो तो वो बहुत खुश हो जाएगा, लेकिन वास्तविकता में उसकी जरूरत 1000 की हो तो यही हमारे देश की स्थिति है। वास्तविकता में हमें 100% काम की जरूरत है, लेकिन हो रहे हैं कितने, 20 से 25%। और हम लोगों को ऐसा लगता है कि यहाँ डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन जिस रफ्तार से होनी चाहिए, जिस तरीके से होनी चाहिए, वो अभी तक नहीं हो रही, बहुत धीरे धीरे हो रही है। खैर ये आप लोग का विषय नहीं है, आप लोग अपना पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। हम लोग थोड़ा सा ज्यादा इन चीजों में रहते हैं, काफी लोगों से बात होती है, और तो हम लोगों को ज्यादा इस बारे में नॉलेज है। एनीवे, तो यहाँ हम लोगों का जो ये टॉपिक है ये खत्म हो गया। मैंने पावर का डेफिनेशन लिखवाया कि नहीं? नहीं लिखवाया ना अभी, पहले इसको लिख लीजिए। पावर का मतलब है द रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट शब्द से आपको क्लियर हो गया होगा कि जैसे ही रेट आएगा हम क्या करेंगे, बताओ प्रियांशु? डिवाइड।
डिवाइड कर लेना चाहिए। डिवाइड बाई टाइम कर देंगे हम लोग। क्या कर देंगे हम लोग? डिवाइड बाई टाइम कर देंगे। इससे हमें क्या मालूम चल जाएगा कि कितने समय में आपने कितना काम किया, यानी जो पावर होगा वो क्या हो जाएगा? वर्क डिवाइडेड बाई टाइम। वर्क डिवाइडेड बाई टाइम, यानी कि पावर की यूनिट क्या हो गई बताइए? तो पावर की यूनिट जो होगा ये वर्क का क्या होता है? हमने अभी सीखा जूल होता है। और टाइम का क्या होता है? सेकेंड, यानी कि जूल सेकेंड इनवर्स भी कह सकते हैं। और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला अगर हम लोग निकालना चाहे तो कैसे निकालेंगे? हम लोग जूल का जानते हैं, ऊपर जूल का लिख देंगे और नीचे सेकंड का लिख देंगे, इसका हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला भी निकाल लेंगे। तो जूल यानी कि वर्क, वो अभी ऊपर हम लोगों ने निकाला है, आप लोग देख कर भी लिख सकते हो, mo1 L स्क्वायर टी की पावर -2, और नीचे जो है सो टाइम का t हो जाएगा, तो नीचे का t एक और ऊपर जाएगा, तो यानी कि एक और माइनस ऊपर ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा mo1 L स्क्वायर टी -3, m1 L स्क्वायर टी -3, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। ये जूल का है, ये वाला जूल का है, और ये वाला नीचे टाइम का है। तो बस पावर में इतनी ही बात करेंगे। अच्छा, पावर में एक और बात कर लेते हैं, चलिए वो भी मैं आप लोगों को लिखवा देता हूँ। कहाँ लिखवाऊं? नेक्स्ट पेज पे। ये नोट हो गया? निशान नोट कर लिए आप रेगुलर नहीं रहती निशा, क्या बात है? कभी आप डिस्कनेक्ट हो जाती हैं, कभी आती हैं। कल से 10th शुरू हो रहे हैं, तो कम से कम 10th क्लास में जरूर आप लोग रेगुलर रहा कीजिए। बाई चांस किसी प्रॉब्लम के कारण, नेट के कारण या घर की कोई काम के कारण अगर आप बिजी हैं तो नो प्रॉब्लम, क्लासेस तो रिकॉर्ड हो ही रही हैं और उन सबको यूट्यूब पे अभी डाला जाएगा। बाद में उसको यूट्यूब से हटा के किसी दूसरी जगह डाला जाएगा। यूट्यूब पर मेरा डालने का मकसद है कि थोड़ा सा मेरे यूट्यूब चैनल पर वीडियोज भी कम है, तो डालने पर क्या होगा कि कुछ बच्चे हो सकता है आगे चल के ज्वाइन कर लें, देखे समझे तो इसलिए मैं कुछ वीडियोज सर, अभी। हाँ हाँ। कि वीडियो को लाइक मिलता है? अभी कहाँ मिलता है? अभी देखिए हमारे वीडियो पे व्यूज भी बहुत सारे कम है, लाइक भी कम है। अभी तो नया है ही है कि बहुत कम लोगों को मालूम है, तो कहाँ से अभी कुछ ज्यादा लाइक व्यूज मिलेंगे। ऑनलाइन तो मैंने इसी साल से शुरुआत की है। अभी तो पिछले 3 साल से मैंने 10th को पढ़ाया है, 9th 10th को पढ़ाया है, लेकिन वो ऑफलाइन कोचिंग में ही पढ़ाया है, ऑनलाइन नहीं पढ़ाया। ना ही ऑनलाइन मेरा कोई प्लेटफॉर्म था। ऑनलाइन तो इस साल से ही शुरू किया मैंने। पिछले साल कुछ बच्चों को ऑफलाइन पढ़ा रहा था, तो बाद में वो लोग भी ऑनलाइन आ गए जब लॉकडाउन लगा था, और उसके बाद मैंने 5-6 महीने लगभग पढ़ाया ही नहीं। तो अभी शुरुआत है, और देखिए आगे क्या होता है, रिस्पॉन्स कैसा आता है। अगले हफ्ते से क्लास 11th की भी वीडियो मैं रिकॉर्ड करके वहाँ डालना शुरू करूंगा, तो उससे आप लोगों को मतलब नहीं है। क्लास 11th की चीज़ें आप लोग मत देखिएगा, आप लोग अपने जो चीज़ें हैं वो देखिएगा। क्लास 11th की चीज़ों से आप लोगों को मतलब नहीं है। क्लास 11th 12th सब कुछ वहाँ डाला जाएगा। अच्छा, हम लोग ना पावर की ना कुछ डिफरेंट टाइप की जो यूनिट होती है ना, वो बहुत ज़्यादा यूज आती है, हमारे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में भी यूज आएगी। तो हम लोगों ने जो अभी ये लिखा है ना यूनिट कि जूल पर सेकेंड, इसका एक और नाम होता है, क्या हमें कोई बता सकता है? जूल पर वाट। सेकेंड। हाँ, वाट बहुत बताइए। वाट होता है ये। व्हाट पावर का ना होता है सर? तो हम पावर का ही तो पूछ रहे हैं। अच्छा हाँ, तो सही है व्हाट। तो ऐसा ही यूनिट क्या हो गया? वाट भी होता है, WATT। मतलब जैसे फोर्स को हम लोग न्यूटन भी बोलते हैं, ठीक ना, और जो आपकी वर्क एनर्जी होती है उसको जूल भी बोलते हैं फॉर्मूला के अलावा भी, वैसे ही इसको जूल पर सेकंड बोले या वाट बोले। यानी कि एक वाट जो हुआ, 1 वाट, वो 1, जो 1 वाट हुआ, 1 वाट जो हुआ वो 1 जूल पर सेकंड के बराबर हो जाएगा।
अच्छा, एक और इसमें जाता है। एक और इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो कि कई जगह यूज होता है, 1 हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर मतलब यूज हो जाता है कई बार। क्या होता है ना, सवाल इसमें भी आ जाता है कि पावर को वो लोग क्या करते हैं कि वाट में ना देकर दे देते हैं कि 5 हॉर्स पावर किसी चीज की पावर है, ठीक ना, 5 HP उसकी पावर है। तो यानी कि 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, जो हमारी जनरल SI जो है वाट है, तो कितने होते हैं, किसी को याद है? 7 746 वाट होती है। तो ये याद रखिएगा कि 1 हॉर्स पावर जो होता है वो 746 वाट के बराबर होता है, ठीक ना। 746 वाट बोल लो तो, या 746 जूल पर सेकंड बोल लो तो, क्योंकि दोनों तो सेम ही बात है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये थोड़ा सा आप लोग दिमाग में रखिएगा। अब यहाँ पे 9th की चीजें बस इतना ही हम लोग रिवाइज करेंगे।